Hello bankers, welcome back to Sure Increment. Today in this video we will discuss the previous year questions of PPB. Friends, if you haven't subscribed to our YouTube channel yet, please make sure you subscribe our channel. Also, if you want study material regarding JIB, you must visit our Telegram channel Sure Increment JIB. Also, we are offering JIB complete course at the price of only 1450. So you must visit our Telegram group. Our Telegram group name is Sure Increment JIB. टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, वहाँ से जाके भी हमारे कंटेंट को आप एक्सेस कर सकते हैं। कंटेंट में आपको मिलेगा क्या क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको नोट्स मिलेंगे चैप्टर वाइज जो होंगे, आपको एमसीक्यूज़ मिलेंगे, ये भी चैप्टर वाइज रहेंगे चारों बुक्स के। इसके अलावा आपको मिसलेनियस एमसीक्यूज़ मिलेंगे सो दैट आप प्रैक्टिस कर सकें, एंड इसके अलावा आपको केस स्टडीज़ मिलेंगी। सो अगर आपको इन चीज़ों में से कुछ किसी चीज़ की भी रिक्वायरमेंट है सो प्लीज़ यू मस्ट विजिट आवर टेलीग्राम चैनल। देयर यू विल गेट एवरीथिंग यू वांट रिगार्डिंग JIB. So let us start our video. Our first question is, as per RBI Act 1934, there should be at least dash meetings of the Monetary Policy Committee in a year. RBI Act 1934 के अंडर जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी हैं उनकी एक साल में कितनी मीटिंग्स होनी चाहिए? ऑप्शंस गिवन आर 1, 2, 3, 4. So the correct answer is option D. There are 4 meetings of Monetary Policy Committee in a year. Let us read some explanation regarding to this. The Monetary Policy Committee MPC is a key decision making body of the Reserve Bank of India responsible for setting the country monetary policy. अब MPC क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी क्या है? एक की डिसीजन मेकिंग बॉडी है किसकी? RBI की, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि वो कंट्री की मॉनेटरी पॉलिसी को देखती है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ MPC इज़ टू मेंटेन प्राइस स्टेबिलिटी वाइल कीपिंग इन माइंड द गोल ऑफ ग्रोथ। MPC का जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऑब्जेक्टिव है, वो यही है कि वो प्राइस को ज़्यादा बढ़ने ना दे कमोडिटीज़ की, और एक चीज़ और माइंड में रखे कि जो इंडिया की इकोनॉमी है उसमें ग्रोथ भी होती रहे। The Monetary Policy Committee was established under the Reserve Bank of India Act 1934 following an amendment in 2016. जो MPC है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, उसे इस्टेब्लिश किया गया था कब? एक अमेंडमेंट के द्वारा जो कि 2016 में हुई थी। किस एक्ट के अंदर? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के अंदर। प्रायर टू दिस मॉनेटरी पॉलिसी डिसीजन वर मेड सोलली बाय द RBI गवर्नर। इससे पहले 2016 से पहले क्या होता था? जो MPC अब काम करती है वो सोलली RBI गवर्नर करते थे। द MPC कंसिस्ट ऑफ 6 मेंबर्स। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में 6 मेंबर्स होते हैं। देखते हैं हम कौन कौन से मेंबर होते हैं। 3 मेंबर्स फ्रॉम RBI, 3 मेंबर्स RBI से होते हैं। फर्स्ट मेंबर जो है वो होते हैं RBI गवर्नर, करंटली द चेयरपर्सन ऑफ MPC। सेकंड होते हैं डिप्टी गवर्नर, एंड थर्ड होते हैं 1 RBI ऑफिसर नॉमिनेटेड बाय सेंट्रल बोर्ड ऑफ RBI। ये 3 मेंबर्स होते हैं जो RBI के अंदर से होते हैं, एंड 3 एक्सटर्नल मेंबर्स अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर टेन्योर ऑफ 4 years। और तीन मेंबर्स तो RBI के हो गए, और 3 एक्सटर्नल मेंबर्स होते हैं जो कौन अपॉइंट करता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करती है। कितने टाइम के लिए? 4 साल के लिए। दीज मेंबर्स आर एक्सपर्ट्स इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमिक्स, बैंकिंग और फाइनेंस। और ये 3 मेंबर जो होते हैं ये एक्सपर्ट्स होते हैं कौन से फील्ड्स में? इकोनॉमिक्स में, बैंकिंग में और फिनेंस में। द MPC मीट्स एटलीस्ट 4 times इन अ ईयर, टिपिकली एवरी 2 months। ईच मीटिंग स्पैन्स ओवर 3 days। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी क्या है? वो कम से कम 4 बार मिलती है एक साल में, और हर मीटिंग कितने दिन चलती है? 3 दिन तक चलती है। क्वेश्चन में क्या पूछा था कि RBI एक्ट 1934 के अंडर जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है वो एक साल में कितनी बार मिलते हैं? इसका सही आंसर है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 4 बार ये मीटिंग्स होती हैं एक साल में। सो लेट अस मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। RBI हैज़ द पावर्स टू प्रिंट करेंसी नोट्स अप टू डैश डिनोमिनेशंस। RBI के पास करेंसी नोट प्रिंट करने की जो पावर है वो हाईएस्ट कितने डिनोमिनेशन का प्रिंट कर सकते हैं? ऑप्शंस गिवन आर 2000, 5000, 10,000 एंड 20,000. So the correct answer for this question is option C, rupees 10,000. Let us read some explanation regarding to this. Yes, the Reserve Bank of India has the authority to issue currency notes of denomination up to 10,000 as per the provision of the Reserve Bank of India Act 1934.
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास क्या है, पावर है कि वो करेंसी नोट्स को प्रिंट कर सकते हैं और उसका हाईएस्ट डिनोमिनेशन जो हो सकता है वो हो सकता है ₹10,000 अंडर कौन से प्रोविजन के, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट, RBI एक्ट 1934 के अंडर। अंडर सेक्शन 24 ऑफ RBI एक्ट 1934 the RBI has the authority to issue bank notes in denomination as low as 2 and high as 10,000. सो सेक्शन 24 ऑफ RBI एक्ट 1934 RBI को ये पावर देता है कि वो नोट जो हैं, बैंक नोट्स जो हैं वो इशू कर सकते हैं, लोएस्ट डिनोमिनेशन जिसकी हो सकती है ₹2 और हाईएस्ट डिनोमिनेशन इसकी हो सकती है ₹10,000। इन द पास्ट द RBI हैड इशूड 10,000 नोट्स, द हाईएस्ट डिनोमिनेशन एवर प्रिंटेड इन इंडिया। और पास्ट में RBI ने 10,000 का नोट प्रिंट कर चुके हैं, जो कि इंडिया के अंदर हाईएस्ट नोट अभी तक जो प्रिंट हुआ है वो 10,000 रुपये का ही है। These notes were first issued in 1938 and later in 1954. ये नोट हिस्ट्री में 2 बार इशू किए जा सके हैं, 1938 में और 1954 में, बट they were demonetized in 1946 and again in 1978 as part of efforts to curb black money and counter the misuse of higher denomination currency. बट क्या हुआ है कि जो 1938 में ये इशू किए गए थे उन्हें 1946 में डीमोनेटाइज कर दिया गया, और अगेन जो 1954 में इशू किए गए थे उन्हें 1978 में डीमोनेटाइज कर दिया गया। क्यों इन्हें बंद किया गया? ताकि हाईएस्ट डिनोमिनेशन करेंसी का मिसयूज ना हो सके एज ए ब्लैक मनी। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। क्वेश्चन में क्या था कि RBI हैज़ द पावर टू प्रिंट करेंसी नोट्स अप टू 10,000 डिनोमिनेशन। RBI के पास जो पावर्स हैं वो हाईएस्ट करेंसी नोट कितने का प्रिंट कर सकते हैं? ₹10,000। सो लेट अस मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए की फीचर ऑफ UPI 2.0? UPI 2.0 का जो मेन फीचर है वो क्या है? वन टाइम मैंडेट, इनवॉइस वेरिफिकेशन, लिंक एंड ओवरड्राफ्ट अकाउंट एंड एडिशनल सिक्योरिटी थ्रू साइंड इंटेंट एंड QR. So the correct answer to this question is option D. All these options are key features of UPI. So let us read some explanation regarding to this. Also thanks for the love and support you are showing to us. बट बहुत से बैंकर्स जो हमारी वीडियो को देख रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे, तो प्लीज़ मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। द की फीचर ऑफ UPI 2.0 include, first is one time mandate. UPI 2.0 allow users to authorize payments for future transactions via one-time mandate useful for recurring or scheduled payments. UPI 2.0 क्या फैसिलिटी देता है कि एक पर्सन ऑथराइज कर सकता है कौन सी पेमेंट्स जो कि फ्यूचर में उसे करनी है, उसकी वन टाइम मैंडेट प्रोवाइड कर सकता है, और ये किस में यूज़ आ सकती हैं? रिकरिंग पेमेंट्स में यूज़ आ सकती हैं, और कोई ऐसी पेमेंट में यूज़ आ सकती हैं जो कि शेड्यूल करनी है किसी पर्टिकुलर डेट के लिए और किसी पर्टिकुलर टाइम में। अगर आपको पेमेंट करनी है तो आप इस पेमेंट को शेड्यूल कर सकते हैं। इनवॉइस वेरिफिकेशन, दिस फीचर अलाउ कस्टमर्स टू चेक द इनवॉइस सेंट बाय मर्चेंट्स बिफोर मेकिंग पेमेंट्स, इंश्योरिंग ट्रांसपेरेंसी एंड रिड्यूसिंग फ्रॉड। UPI 2.0 इनवॉइस की वेरिफिकेशन का भी ऑप्शन अवेल कराता है। कोई भी अगर पर्सन किसी चीज़ को परचेज करता है तो इनवॉइस जो मर्चेंट के द्वारा भेजी गई है UPI 2.0 उसको वेरीफाई कर सकता है। लिंकिंग एंड ओवरड्राफ्ट अकाउंट, UPI 2.0 enables user to link their overdraft account to UPI, allowing transactions even when funds are insufficient in their savings or current accounts. UPI 2.0 ओवरड्राफ्ट अकाउंट्स को भी लिंक करने का ऑप्शन अवेलेबल कराता है। यूज़र्स अब जिनके अकाउंट्स में सेविंग्स अकाउंट में और करंट अकाउंट में बैलेंस नहीं पड़ा है वो अपने ओवरड्राफ्ट अकाउंट से भी UPI कर सकते हैं। एडिशनल सिक्योरिटी थ्रू साइंड इंटेंट और QR, enhance security with signed QR codes where customer can verify the authenticity of merchants before making payment. UPI 2.0 में enhanced security भी है, बिकॉज इसमें क्या होता है कि कोई भी QR कोड पे पेमेंट करने से पहले कस्टमर जो है वो ऑथेंटिसिटी चेक कर सकते हैं किसका यूज़ करके? UPI 2.0 का यूज़ करके। सो ऑल ऑफ द अबव फीचर्स 1 2 3 4 की एनहांसमेंट इंट्रोड्यूस्ड इन UPI 2.0। सो इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि UPI 2.0 के की फीचर्स क्या क्या हैं? सो वन टाइम मैंडेट भी इसका की फीचर है, इनवॉइस वेरिफिकेशन भी इसका की फीचर है, लिंक एंड ओवरड्राफ्ट अकाउंट भी इसका की फीचर है, एंड एडिशनल सिक्योरिटी थ्रू साइंड इंटेंट एंड QR भी इसका एक इम्पॉर्टेंट की फीचर है। सो आई होप आपको UPI 2.0 का की फीचर समझ आए होंगे। लेट अस मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेफ्ट ट्रांजेक्शन्स आर सेटल्ड इन डैश बैचेज एवरी डे. द सेटलमेंट ऑफ द फर्स्ट बैच ऑफ नेफ्ट ट्रांजेक्शन्स बिगिन एट डैश. कि जो नेफ्ट ट्रांजेक्शन है वो कितने बैचेज में सेटल होती है रोज़. जो फर्स्ट बैच की जो सेटलमेंट है नेफ्ट की वो कितने बजे स्टार्ट हो जाती है. सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी. नेफ्ट ट्रांजेक्शन्स आर सेटल्ड इन 48 बैचेज every day. The settlement of the first batch of NEFT transaction begins at which time? 12:30 AM. जो फर्स्ट बैच है वो कब सेटल हो जाता है? 12:30 पे. और टोटल बैच जो है दिन में वो 48 होते हैं, क्योंकि हाफ ईयरली बैच होते हैं. 24 आवर्स के अकॉर्डिंग, हाफ ईयरली के अकॉर्डिंग 48 बैचेस रन होते हैं किसके? नेफ्ट के. सो आई होप आपको ये समझ आया होगा. करेक्ट आंसर क्या है इस ऑप्शन का? करेक्ट आंसर क्या है इस क्वेश्चन का? 48 and 12:30 AM. NEFT National Electronic Fund Transfer transactions are settled in 48 half-hourly batches throughout the day. NEFT की जो ट्रांजेक्शन है उसके अंदर 48 हाफ-hourly बैचेज रन किए जाते हैं पूरे दिन के अंदर. The settlement of the first batch begins at 12:30 AM and the service operates on a 24/7 basis including weekends and holidays. जो पहला बैच की सेटलमेंट होती है नेफ्ट की वो होती है 12:30 AM पे, और ये सर्विस क्या है? 24/7 बेसिस है. 24 घंटे 7 दिन नेफ्ट की सर्विस अवेलेबल रहती है, चाहे वो वीकेंड्स हों या हॉलीडेज़ हों. दिस राउंड द क्लॉक अवेलेबिलिटी वॉज इंट्रोड्यूस इन December 19 एंड टू एनहेंस द कन्वीनियंस एंड एफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र इन इंडिया. अब ये जो राउंड द क्लॉक अवेलेबिलिटी है ये कब इंट्रोड्यूस की गई थी? दिसंबर 2019 में इंट्रोड्यूस की गई थी, और इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र जो इंडिया में हो रहे हैं उसकी एफिशिएंसी को भी इंक्रीज़ किया जा सके. सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा. फ्रेंड्स, अगर आपको ये क्वेश्चन समझ आ रहे हैं तो प्लीज़ मेक श्योर यू लाइक दिस वीडियो. लेट अस मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. अपील अगेंस्ट द अवार्ड गिवन बाय ओम्बड्समैन कैन बी मेड बाय द बैंक विद इन डैश डेज ऑफ डेट ऑफ डैश. जो ओम्बड्समैन अवार्ड देते हैं किसी कस्टमर को, किसी ने कंप्लेन की है, उसके अगेंस्ट अगर उन्हें अवार्ड मिलता है तो बैंक्स उसके अगेंस्ट कितने दिन में अपील कर सकते हैं? द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 30 days रिसीट ऑफ एक्सेप्टेंस फ्रॉम द कस्टमर. तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? अगर कोई कस्टमर बैंक के अगेंस्ट ओम्बड्समैन में कंप्लेन फाइल करता है और ओम्बड्समैन उसे अवार्ड दे देते हैं तो बैंक उसके अगेंस्ट अपील कर सकता है. वो कितने दिन में कर सकता है और कब कर सकता है? सो अपील अगेंस्ट द अवार्ड गिवन बाय ओम्बड्समैन कैन बी मेड बाय द बैंक विद इन 30 days ऑफ डेट ऑफ रिसीट ऑफ एक्सेप्टेंस फ्रॉम कस्टमर. जब भी कस्टमर को अवार्ड मिल जाता है ओम्बड्समैन के द्वारा तो उसके 30 days के अंदर अंदर बैंक जो है उसके अगेंस्ट अपील कर सकते हैं. सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी, 30 days. So let us read some explanation regarding to this. An appeal against the award given by the ombudsman can be made by the bank within 30 days of the date of receipt of the award. यही जो हमने ऊपर क्वेश्चन में पढ़ा इसमें यही बताया गया है. If the bank is not satisfied with the ombudsman decision, it must file the appeal within the time frame from the appellate authority, which is usually a deputy governor of Reserve Bank of India. अगर बैंक को ombudsman के डिसीजन से सेटिस्फेक्शन नहीं है तो वो एपेलेट अथॉरिटी के पास जाके फिर से अपील कर सकते हैं. और एपेलेट अथॉरिटी यूजुअली क्या होती है? डिप्टी गवर्नर होते हैं किसके? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. सो आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी, पसंद आई होगी. अगर आपको और वीडियोस ऐसी चाहिए जिसके अंदर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, सो प्लीज़ मेक श्योर यू लाइक दिस वीडियो एंड कॉमेंट डाउन बिलो कि आपको ये वीडियो कैसी लगी. जितना आप लाइक करेंगे उतना हमें और बूस्ट मिलता है कि हम और अच्छी वीडियोस और अच्छा कंटेंट और अच्छी नॉलेजेबल वीडियो लेकर आएँ, आपका जो JIB एग्ज़ाम है वो जल्दी से जल्दी क्लियर हो सके. सो थैंक यू.